हाय गाइस। सो आज हम लोग बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है जब मैं सब्जेक्ट वर्ब की बात करता हूँ। नाउ रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं? हु, विच और दैट। अब जब मैं रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या पॉइंट है? रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स जो किसी के रिलेशन में आए हो। तो ये मेरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं होते, मेरे सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं किसी नाउन की जगह, किसी नाउन के लिए, बेसिकली नाउन के रिलेशन में। तो जब भी ये मेरे सेंटेंस में शुरू होते हैं तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होता है, जो हम सिंगुलर प्लूरल की इतने टाइम से बात कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू दीज प्रोनाउंस होता है। मतलब इन प्रोनाउन से जस्ट पहले जो भी सब्जेक्ट लिखा होगा उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल। अब जैसे ये सेंटेंस है वन ऑफ द बॉयज। अब सबसे पहले बहुत सारी गलतियां होती हैं, वन ऑफ द बॉय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बॉय? बिकॉज बहुत सारों में से एक लड़का लेंगे ना आप। वन ऑफ द बॉय अगर एग्जामिनर ने दे दिया तो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि एक में से एक लड़का, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे वन ऑफ द बॉयज। अब जब हमने वन ऑफ द बॉयज लिख दिया तो अब बात किसकी हो रही है? बात बॉयज की हो रही है कि वन की हो रही है? बात वन की हो रही है, तो आगे लगना चाहिए सिंगुलर वर्ब। राइट, सो यहाँ पे इज या वॉज इस तरीके के वर्ड्स लगेंगे तो ठीक होगा। आर या वर लगेंगे तो गलत होगा। क्लियर है बात? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे। वन ऑफ द बॉयज हु। राइट, तो जैसे ही मैं वन ऑफ द बॉयज हु की बात करता हूं, अब रूल क्या कहता है? अगर हमारे सेंटेंस में हु, विच या दैट आ गया, इसका अगर मैं हिंदी बोलूं, जो लोग हिंदी में समझना चाहते हैं, जो लड़के, इस तरीके का इसका हिंदी होता है। तो अब जैसे ही मैंने हु लिखा, मेरा फोकस आ गया ये। अब हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो होगा वो इसके अकॉर्डिंगली होगा। माना हम बहुत सारों में से एक लड़के की बात कर रहे हैं, अगर कुछ सेंटेंसेस में ऐसा लग सकता है हमको, मुझे लग सकता है कि बात वन की हो रही है, सिंगुलर क्यों नहीं है, अभी बात करते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे ये याद रखना है कि अगर हु, विच, दैट आता है तो मेरा वर्ब इसके अकॉर्डिंगली लगेगा। तो अगर मैं यहाँ बॉयज बोल रहा हूँ, आगे इज और वॉज लिखा है तो वो गलत हो जाएगा, आर और वर लिखा है तो वो ठीक हो जाएगा। राइट, सो आर और वर में आपको समझ लेना है क्यों हुआ, क्योंकि यहां से पहले क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल के हिसाब से प्लूरल आएगा। अब इसको समझना है, अगर हिंदी में कुछ सेंटेंसेस में आपको क्लिक कर सकता है, बहुत सारों में, उनमें से एक, उन लड़कों में से एक, फोकस है एक पे। मैं उन लड़कों में से एक नहीं हूं जो ऐसा करते हैं। जो ऐसा करता है नहीं बोलेंगे ना। जैसे ही मैंने ये लिखा, अगर मैं हिंदी में समझना चाहता हूं, तो मैं उन लड़कों में से नहीं हूं जो हमेशा चीटिंग करते हैं, और उनमें से एक लड़का चीटिंग कर रहा था। फर्क समझ में आया? तो इसीलिए जैसे ही हम हु लिखते हैं, हमारा फोकस यहाँ से यहाँ पे मूव हो जाता है। सो पॉइंट वन रिलेटिव प्रोनाउन का क्या है कि हम लोग जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, हमारा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू द प्रोनाउन होगा। मतलब इससे क्लोजेस्ट जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाएंगे। अब आप सब लोगों को इन तीनों में डिफरेंस से पहले एक बहुत कॉमन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। इट्स आई हु इज शाउटिंग। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई? एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है। स्पोकन इंग्लिश में सुनने में सेंटेंस बिल्कुल अच्छा लगता है, काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इंटरव्यूज में जाएंगे वहाँ पे भी ये गड़बड़ लगेगा, और एग्जाम से तो ये गलत है ही। रूल, अगर हु, विच, दैट आया है तो हमारा फोकस किस पे आएगा? हमारा वर्ब किसके हिसाब से लगेगा? इसके हिसाब से। तो आई के साथ इज लगता है? नहीं। आई के साथ प्रेजेंट में क्या लगता है? तो सेंटेंस सही क्या हुआ? इट इज आई हु एम स्टडिंग। सो एग्जाम्स में अगर हु इज स्टडिंग लिखा है तो ये गलत है, हु एम स्टडिंग लिखा है तो ये ठीक है। क्लियर हुई बात? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप लोग जब पास्ट ईयर्स करेंगे, आपको बहुत सारे पेपर्स में, पास्ट ईयर पेपर्स में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दिखेगा यहाँ तक। वो बस वर्ब को कुछ भी लिख देगा, वर्ब से हमें फर्क भी नहीं पड़ता। हमें रूल क्या याद रखना है कि जब हु, विच, दैट आया तो उससे पहले वाले नाउन पे हमारा फोकस होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन तीनों में डिफरेंस। सो हु, विच और दैट। हु लगता है ह्यूमंस के लिए। अब यहाँ पे सी, हम लोग हिंदी या हम लोग बचपन से क्या याद करते आते हैं? लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जैसे मेरे को भी स्कूल में पढ़ाया गया था कि इट लगेगा नॉन लिविंग थिंग के लिए, ही शी लगेगा लिविंग थिंग के लिए, बट गलत है। इंग्लिश में साफ सी बात है, ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस। ही लगता है लड़कों के लिए, शी लगता है लड़कियों के लिए, और इट लगता है बाकी सब चीज़ों के लिए। मतलब कुत्ते बिल्ली के लिए आप ही नहीं लगाते, कुत्ते बिल्ली के लिए आप इट लगाते हो।
राइट। स्पोकन इंग्लिश में अगर वो मेरा पालतू कुत्ता है तो मैं ही लगा दूंगा क्योंकि मैं उसे घर का सदस्य मानता हूँ। या कहानियों में जब मैंने कुत्ते बिल्ली को बोलने की पावर दे दी है तो हम उसमें लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। राइट। सो ह्यूमंस या लोगों के लिए हु, चीज़ों के लिए विच, और दैट लगेगा दोनों के लिए। दैट लोगों के लिए भी लग सकता है और चीज़ों के लिए भी लग सकता है। अब दैट के कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं जहाँ पे हु और विच गलत होता है। उन कंडीशंस के लिए आपको हमारा प्रोनाउन वाला सीरीज देख लो। प्रोनाउंस में हमने अलग से इसे पूरा वीडियो बनाया हुआ है, हु विच दैट, और दैट कब कब हु और विच की जगह लेता है। तो कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं, 6 कंडीशंस हैं। आप प्रोनाउन वाली प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको एकदम वो मिल जाएगा। राइट। सो बेसिक डिफरेंस मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, ह्यूमंस, नॉन ह्यूमंस एंड बोथ। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली जो हमारी इन रिलेटिव प्रोनाउंस की गलती आती है वो क्या आती है कि ये जो 3 प्रोनाउंस हैं ये एकदम उस नाउन के बाद आने चाहिए जिनकी बात कर रहे हैं। इन तीनों का हिंदी मैंने आप लोगों को बता दिया। जो, द बॉय हु, वो लड़का या जो लड़का, द बॉय हु कॉल्ड मी, वो लड़का जिसने मुझे कॉल किया था, या जो लड़का मुझे कॉल कर रहा था। राइट। तो ये हमेशा उस नाउन के बाद लगेंगे जिनकी ये बात कर रहे हैं। अब एक मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन से आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ही बर्न्ट ऑल द वुड इन हिज बैकयार्ड दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो आई जस्ट गिव यू अ मोमेंट टू चेक द एरर। He burnt all the wood in his backyard that was not required anymore. I hope सोच लिया होगा आप लोगों ने आंसर। नो एरर है, सी है, बी है। नाउ द पॉइंट इज relative pronoun. Now this has to be used right next to the noun it or pronoun it is used for. तो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है ये? वुड के लिए या बैकयार्ड के लिए? घर के पीछे की जगह के लिए या वुड के लिए? तो ऑब्वियसली ये जो दैट है ये वुड के लिए यूज हुआ है, तो ये किसके साथ आना चाहिए? वुड के साथ आना चाहिए। तो हमारा बेसिक सेंटेंस कैसा बनना चाहिए था? ही बर्न्ड ऑल द वुड दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर इन हिज बैकयार्ड। बट अब प्रॉब्लम क्या है, अगर इसको मैं वुड के साथ यहाँ लिखता हूँ तो आपका सी भी गलत हो जाता है और बी भी गलत हो जाता है, और आपको एग्जाम में एक टिक करना होता है, या तो सी या बी। राइट। सो अब हम दोनों तो गलत कर नहीं सकते, तो अब हम क्या करेंगे? दूसरा तरीका क्या है? क्वेश्चन तो गलत तो करके आना है क्योंकि वुड और दैट साथ साथ होना चाहिए था। राइट। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम दैट को वुड के पास नहीं ले जा सकते, तो विल सी कि क्या हम वुड को दैट के पास लेके जा सकते हैं। मैं इसको यहां लिख सकता हूं। अगर मैं इसको यहां लिख सकता हूं तो मेरा काम बन गया, तो बिल्कुल ठीक है। ही बर्न्ड इन हिज बैकयार्ड ऑल द वुड दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर। सो मैं बी में से इसको हिला सकता हूं, तो मेरा आंसर होगा बी। सी को मैं छोड़ दूंगा। राइट। तो दिस इज व्हाट, ये डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, मतलब इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरे को दैट, विच और हु और नाउन की प्लेसमेंट देखनी है। अब मैं इसको इसके पास ला सकता हूँ या इसको इसके पास ला सकता हूँ, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सही या गलत करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा रिलेटिव प्रोनाउंस। कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। राइट। आई विल ट्राई टू टेक योर क्वेरीज फर्दर। थैंक यू गाइस।